Hello everyone, welcome to the Indian Polity course or this is Unit 12 which is based on the Indian Parliament. तो इंडियन पार्लियामेंट का जो फर्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया था कि पार्लियामेंट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कंपोजिशन को डिस्कस किया था, राज्यसभा का कितना कंपोजिशन है, लोकसभा का क्या कंपोजिशन है। इसके अलावा कोरम को लेके हमने डिस्कस किया था कि कोरम क्या होता है, प्रेसिडेंट के राइट्स किस तरह से हैं पार्लियामेंट को लेके, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। वैकेशन को लेके हमने डिस्कस किया था, वैकेशन ऑफ सीट्स को लेके कि सीट्स को कैसे वैकेंट किया जा सकता है, या सीट्स के अंदर कैसे वैकेशन होता है पार्लियामेंट के। अब हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। तो अगर किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जाता है पार्लियामेंट से तो उसको लेके 5 कंडीशंस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी गई हैं कि इन 5 कंडीशंस के ऊपर किसी भी मेंबर को उसका जो पोस्ट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का पोस्ट, इससे डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो पहला कंडीशन जो दी गई है वो है होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई मेंबर कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, तो इस केस में उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उसकी सीट से। नेक्स्ट है आर ऑफ अनसाउंड माइंड एंड डिक्लेयर्ड सो बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। अगर कोई कोर्ट किसी मेंबर को अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर करता है, बोलता है कि किसका सोचने और समझने की जो क्षमता है वो कम हो गई है, तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कोर्ट अगर ऐसा करता है तो, है ना, किसी दूसरे के बोलने से फर्क नहीं पड़ता है। जैसे अभी बिहार इलेक्शंस में जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार हैं, उनको लेके कई इस तरह के नैरेटिव जो है वो प्रवेल किए गए थे कि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, वो ठीक से सोच समझ नहीं पा रहे हैं। तो किसी दूसरे के बोलने से इससे फर्क नहीं पड़ता है, जब तक कोर्ट अपना ऑर्डर पास नहीं करता है उसकी मानसिक क्षमता को लेके, तब तक उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आर एंड अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट। अगर वो अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट है, कोई कर्जा लिया है वापस नहीं कर रहा है, उस केस में आर नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। अगर वो सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है या वॉलेंटरली किसी दूसरे स्टेट की सिटीजनशिप अक्वायर कर लेता है, तो उस केस में उसको उसकी जो सीट है उसको वैकेट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा उस मेंबर को। इसके अलावा पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, उसके बेसिस पर भी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। अगर कोई क्वेरी है इसको लेके तो फाइनल डिसीजन जो है वो प्रेसिडेंट का रहेगा, और प्रेसिडेंट अपना डिसीजन इलेक्शन कमीशन को कंसीडर करने के बाद, उसके ओपिनियन को कंसीडर करने के बाद ही लेंगे। जो भी इलेक्शन कमीशन का ओपिनियन होगा उसको मानते हुए प्रेसिडेंट यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन का फाइनल डिसीजन लेंगे, ऐसा आर्टिकल 103 हमें बताता है। तो पार्लियामेंट ने कुछ लॉ बनाए हैं डिस्क्वालिफिकेशन को लेके, जैसे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, आरपी एक्ट 1951 के अंदर हमें कुछ प्रोविजंस देखने को मिलते हैं जिसके बेसिस पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। जैसे अगर वो अपना इलेक्शन एक्सपेंडिचर टाइम पर नहीं डिस्क्लोज करते हैं, अगर 2 साल से ज़्यादा सज़ा वाले किसी केस में उनको कन्विक्शन हो गया है तो उस केस में डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अगर डाउरी वगैरह के केस में उनका कन्विक्शन हो गया है तो उस केस में उनको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो ये सारी प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो पार्लियामेंट है उसने एंटी डिफेक्शन लॉ को पास किया है, जिसके अंदर अगर कोई मेंबर डिफेक्ट करता है एक पॉलिटिकल पार्टी से दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में, तो उस बेसिस पर भी उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। एंटी डिफेक्शन को लॉ को हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के जो मेंबर हैं उनको लेके पावर और प्रिविलेजेस हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। उसको लेके प्रिविलेजेस बताए गए हैं। तो आर्टिकल 105 उनको लेके डील करता है। आर्टिकल 105 हमें बताता है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो हर मेंबर के पास है, पार्लियामेंट में वो कुछ भी बोल सकते हैं। और जो भी उन्होंने काम किया है पार्लियामेंट के अंदर, जो भी उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बोला है, उसको लेके कोई कोर्ट जो है उनको सजा नहीं दे सकता है। ये इम्यूनिटी आर्टिकल 105 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को देता है। इसके अलावा सैलरीज एंड अलाउंसेस वगैरह का लेके जो डिसीजन है वो आर्टिकल 106 हमें बताता है, इट शुड बी डिसाइडेड बाय दी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट का यहाँ पर डिसीजन फाइनल होगा सैलरी और अलाउंसेस को लेके। बिल्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो आर्टिकल 107 जो है वो बिल्स को लेके हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। ये एक्सेप्ट मनी बिल और फाइनेंस बिल, मनी बिल और फाइनेंस बिल को छोड़ के बाकी के जितने भी बिल हैं वो किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं और पास हो सकते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलती है ना। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर लोकसभा से कोई बिल पास होके जाता है राज्यसभा में और उसके बाद लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है,
तो इस केस में वो बिल जो है वो भी नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा, उसको फिर से पास कराना पड़ेगा। ये प्रोविजंस हमें आर्टिकल 107 के अंदर देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 108 हमें बताता है कि अगर राज्यसभा और लोकसभा के बीच में कोई कॉमन कंसेंसस बिल्टअप नहीं हो पाता है, अगर ऐसा होता है कि लोकसभा ने कोई बिल पास किया और राज्यसभा उस बिल को लेके रिकमेंडेशन देता है, फिर लोकसभा मना कर देता है, तो कोई कॉमन ग्राउंड नहीं डेवलप हो पा रहा है, 6 महीने बीत गए हैं, तो इस केस में जो प्रेसिडेंट है वो जॉइंट सिटिंग यहाँ पर बुला सकते हैं पार्लियामेंट की। और ये जो जॉइंट सिटिंग बुलाई जाएगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट और मनी बिल के लिए नहीं बुलाई जाती है। तो जॉइंट सिटिंग यहाँ पर बुलाई जा सकती है, और ये जो जॉइंट सिटिंग है इट विल बी कन्वीन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द रूल्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा के रूल्स यहाँ पर फॉलो होंगे, और जो स्पीकर और अगर स्पीकर प्रेजेंट नहीं तो डेप्यूटी स्पीकर यहाँ पर इस जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड करेंगे लोकसभा के। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। अभी तक सिर्फ 3 ही बिल्स के लिए ये जो जॉइंट सिटिंग है वो बुलाई गई है। 3 बिल्स को यहाँ पर जॉइंट सिटिंग के थ्रू पास किया गया है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि वो कौन से बिल्स हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। आर्टिकल 109 जो है वो हमें प्रिस्क्राइब करता है अबाउट द स्पेशल प्रोसीजर ऑफ मनी बिल, यानी कि अगर ऑर्डिनरी बिल के अलावा कोई मनी बिल है और उसको अगर पास कराना है पार्लियामेंट से, तो उसको लेके अलग प्रोसीजर दिया गया है, वो आर्टिकल 109 में के अंदर हमें देखने को मिलता है। ये जो प्रोसीजर है वो हमें बताता है कि मनी बिल को सिर्फ लोकसभा के अंदर ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जब लोकसभा उसको पास कर देगा तो वो राज्यसभा के अंदर जाएगा, और राज्यसभा के पास लिमिटेड पावर है मनी बिल को लेके, यानी कि सिर्फ 14 दिन का, यानी कि 14 डेज का टाइम उसको दिया जाता है। और 14 डेज के अंदर अगर राज्यसभा अपना सब्सक्रिप्शन इसको नहीं देती है, या इसके अंदर जो प्रोविजंस है उनको अमेंड करना चाहती है, तो उस केस में भी ये जो बिल है इसको पास कर दिया जाएगा। यानी कि राज्यसभा के पास सिर्फ रिकमेंडरी पावर है। यहाँ पे राज्यसभा कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह दे सकती है, लोकसभा माने या ना माने, तो अभी 14 दिन के अंदर बिल पास हो जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो राज्यसभा के पास बहुत ज्यादा अथॉरिटी नहीं है मनी बिल को लेके। मनी बिल को लेके जो फाइनल डिसीजन है वो जो लोकसभा की स्पीकर हैं उनके पास होता है। वो यहाँ पर एक मोहर लगाती हैं कि ये मनी बिल है कि नहीं है। इसके अलावा मनी बिल को लेकर एक और प्रोविजन है कि मनी बिल एक तरह का फाइनेंशियल बिल है, और फाइनेंशियल बिल बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं किए जाते। तो फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस करने से पहले प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन लेना पड़ता है, ये बात भी आपको याद रखनी है। आर्टिकल 110 के अंदर डेफिनेशन हमें देखने को मिलता है ऑफ मनी बिल, कि मनी बिल क्या होता है, किस तरह के प्रोविजंस हैं। तो आर्टिकल 110 हमें बताता है कि एक ऐसा फाइनेंशियल बिल जिसके अंदर ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं, उस बिल को मनी बिल कहा जाएगा। किस तरह की चीजें, जैसे अगर वो बिल इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रेमिशन, ऑल्ट्रेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स के साथ डील करता है, तो इस केस में उसको मनी बिल माना जाएगा। रेगुलेशन ऑफ द बोरोइंग ऑफ मनी ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट, तो उसको मनी बिल माना जाएगा। कस्टडी ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, तो उसको भी मनी बिल माना जाएगा। अप्रोप्रिएशन ऑफ मनी आउट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो उसको भी मनी बिल यहाँ पर माना जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड जो है वो एक तरह का फंड होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। जितना भी पैसा सरकार के पास आता है वो इसी कंसोलिडेटेड फंड में जमा होता है। तो इसकी कस्टडी को लेके अगर कोई बिल है तो उसको भी मनी बिल माना जाएगा। डिक्लेरेशन ऑन एनी एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो उस डिक्लेरेशन को लेके भी जो बिल है वो मनी बिल ही माना जाएगा। नेक्स्ट है रिसिप्ट ऑफ मनी ऑन अकाउंट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, तो उसको भी मनी बिल ही माना जाएगा। एनी मैटर इंसिडेंटल टू एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड अबव, तो जितने भी प्रोविजंस हैं अगर उनसे एक भी प्रोविजन किसी बिल में है तो उसको मनी बिल माना जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर फाइनल डिसीजन जो है वो स्पीकर का होता है। स्पीकर अगर किसी के ऊपर मोहर लगा देती हैं कि ये मनी बिल है, तो फिर इस केस में उस बिल को मनी बिल माना जाएगा। और यहाँ पर ये जो स्पीकर का डिसीजन है उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है असेंट टू द बिल। तो बिल को असेंट को लेके जो प्रोविजंस हैं वो आर्टिकल 111 के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 111 में हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पर अगर किसी बिल को लॉ बनना है तो प्रेसिडेंट के साइन जरूरी है, तो प्रेसिडेंट के साइन को असेंट बोला जाता है। सबसे पहले किसी बिल को किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद वो बिल वहां से पास होने के बाद दूसरे हाउस में जाता है, और उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है।
अब प्रेसिडेंट के पास उस बिल को लेके तीन चॉइसेस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दी हैं। पहला है असेंट, गिव असेंट टू द बिल। प्रेसिडेंट चाहे तो वहां साइन कर सकते हैं और अपना असेंट दे सकते हैं, उसके बाद वो बिल जो है वो लॉ बन जाएगा। नेक्स्ट है विद होल्ड हिज असेंट, प्रेसिडेंट मना कर दें कि नहीं देंगे, है ना। तो प्रेसिडेंट सारे केसेस में इस पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं उस बिल के पास होने से, उस बिल के असेंट से पहले, तो उस केस में प्रेसिडेंट यहाँ मना कर सकते हैं कि नहीं अभी हम साइन नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट मेंबर का बिल है तो वहां पर भी जो प्रेसिडेंट है वो विद ही कैन विदहोल्ड हिज असेंट, वो मना कर सकते हैं साइन करने से। और तीसरा जो चॉइस है प्रेसिडेंट के पास इसको लेके वो है कि रिकंसिडरेशन का, कि वो फिर से भेज दें पार्लियामेंट के पास कि रिकंसिडर कीजिए आप इस बिल को। अगर पार्लियामेंट फिर से उस बिल को पास कर देता है आफ्टर रिकंसिडरेशन, तो फिर प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ेगा। ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके। तो आर्टिकल 112 जो है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में हमें बताता है कि जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसको लेके एक एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट सरकार को प्रेजेंट करना पड़ता है पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है। तो एक तरह से बजट प्रेजेंट करना पड़ता है कि इस साल इतना पैसा हमारे पास आएगा और इतना पैसा हम इन इन चीजों में खर्चा करेंगे। इस तरह का जो स्टेटमेंट होता है उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं, आम भाषा में इसी को बोलते हैं बजट। तो आर्टिकल 112 में इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। इसमें एक कंडीशन दी गई है कि इस तरह का जो स्टेटमेंट होगा उसमें रेवेन्यू अकाउंट को अलग रखा जाएगा बाकी एक्सपेंडिचर से, यानी कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसको अलग रखा जाएगा, बाकी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह है उसको अलग रखा जाएगा। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है। इसके अलावा बजट के अंदर ये भी मेंशन किया जाएगा अबाउट द एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि जो खर्चे जरूरी हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का खर्चा हो गया, हाई कोर्ट का खर्चा हो गया, है ना। जो स्पीकर वगैरह है इनकी सैलरी वगैरह हो गई, तो इस तरह की जो उनकी सैलरी है उसको चार्ज, इस तरह के जो एक्सपेंडिचर्स हैं उनको चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसको लेके भी प्रोविजंस बजट के अंदर मेंशन करने होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रेस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स। तो जैसा कि घर के अंदर होता है किसी एक प्रोसीडिंग को लेके, वैसा ही चीज हमें पार्लियामेंट के अंदर देखने को मिलती है। मान के चलिए कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, अब इससे अगर पैसा निकालना है तो उसके पैसा निकालने से उसका एक प्रोसीजर है, सरकार ऐसे ही इससे पैसा नहीं निकाल सकती है। सबसे पहला प्रोविजन हमें ये देखने को मिलता है पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि बिना पार्लियामेंट से बिल पास किए हुए सरकार इस कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा नहीं निकाल सकती है। और पैसा निकालने के लिए एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर है कि सबसे पहले सरकार को एस्टिमेट बिल पास करना पड़ता है। सबसे पहले एस्टिमेट बिल पास करवाना पड़ेगा सरकार को पार्लियामेंट से। उसके बाद जैसे मान के चलिए कि आपको कोई फोन खरीदना है और आप साल के शुरू में अपने परिवार के लोगों से बोलते हैं, अपने पेरेंट्स से, कि आपको एक फोन खरीदना है और उसके लिए आपको पैसा दिया जाए जब आप मांगेंगे तो वो वहां पर अगर मंजूरी दे देते हैं तो एक तरह से एस्टिमेट बिल पास हो गया। और जब आप फोन खरीदने जाते हैं तो फिर से आपको मांगना पड़ेगा कि आप अब हमें पैसा दे दीजिए, तो इसको एप्रोप्रिएशन बिल बोलते हैं। तो पैसा निकालने के लिए दो तरह का बिल पास कराना पड़ता है पार्लियामेंट से। पहला है एस्टिमेट बिल, तो पहले एस्टिमेट बिल पास होगा, उसके बाद जब उस चीज के लिए पैसा निकाला जाएगा तो उसको लेके एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा। एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा, तब जाके वो पैसा जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाला जा सकता है। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है। सो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा आर्टिकल 150 जो है, आर्टिकल 113 जो है एस्टिमेट के साथ डील करता है कि एस्टिमेट बिल किस तरह से प्रेजेंट करना है। तो ये बताता है एस्टिमेट रिलेटेड टू एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू वोट बट कैन बी डिस्कस्ड। तो जो एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उनको यहाँ पर वोट नहीं किया जाता है, उनके ऊपर वोटिंग वगैरह नहीं होती है, लेकिन डिस्कस किया जा सकता है। बाकी जितने भी खर्चे हैं, बाकी जितने भी एक्सपेंडिचर हैं उनको, बाकी जितने भी एस्टिमेट हैं उनको ग्रांट माना जाएगा, उनके ऊपर वोटिंग होगी, तभी उसको लेके जो खत पैसा है वो निकाला जा सकता है। जब एक बार मंजूरी मिल जाएगी पार्लियामेंट की, तो जब पैसा निकाला जाएगा तो उसके बाद एप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ेगा, क्योंकि बिना पार्लियामेंट के डिमांड के कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता है, बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के कोई भी पैसा नहीं निकाला जा सकता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। नेक्स्ट है हमारे पास कि बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के कोई भी एस्टिमेट बिल या एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हो सकता है, सबसे पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी। ये चीज हमें देखने को मिलती है।
नेक्स्ट है आर्टिकल 115 डील्स विद सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट। अगर किसी स्कीम के लिए पैसा कम पड़ गया है, उसके लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, तो उस केस में फिर से अप्रोप्रिएशन बिल पास करना पड़ता है, एस्टीमेट बिल पास करना पड़ता है, तो उसको लेके प्रोविजन हमें आर्टिकल 115 के अंदर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 16 डील्स विद वोट ऑफ क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। अगर कोई एक्सेप्शनल ग्रांट है, नहीं पता है कि आगे जाके उस स्कीम के लिए कितना पैसा लगेगा, उस खर्चे के लिए कितना पैसा लगेगा, तो उस केस में बिना एस्टीमेट बिल पास किए हुए भी जो अप्रोप्रिएशन बिल है उसको पास करके पैसा निकाला जा सकता है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 17। आर्टिकल 117 हमें बताता है फाइनेंस बिल के बारे में। ये बताता है कि मनी बिल जो कि फाइनेंस बिल का टाइप है, तो फाइनेंस बिल जो है जो एडवांस रिकमेंडेशन जो है प्रेसिडेंट का, उसके बाद ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। अगर मनी बिल है तो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन अगर मनी बिल के अलावा कोई और फाइनेंस बिल है तो दोनों में से किसी हाउस में उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन प्रायर परमिशन जो है, प्रायर रिकमेंडेशन जो प्रेसिडेंट है उनका जरूरी है यहाँ पर। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अगर किसी टैक्स का रिडक्शन या जो है उसका अबॉलिशन है, तो उस केस में उसको फाइनेंस बिल नहीं माना जाएगा, उसको बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन दी पार्लियामेंट। तो आर्टिकल 120 हमें लैंग्वेज के बारे में बताता है कि कौन सी भाषा इस्तेमाल होती है पार्लियामेंट में। तो बेसिकली इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के बारे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है, लेकिन जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं वो मेंबर को उसकी मदर टंग इस्तेमाल करने के लिए भी परमिशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 121 हमें बताता है कि जुडिशियल जो मेंबर्स हैं, जो जजेस वगैरह हैं, उनके कंडक्ट को पार्लियामेंट में डिस्कस ना किया जाए, जबकि अगर उनके रिमूवल के लिए कोई प्रोसीडिंग चल रहा है तो उस केस में उनके कंडक्ट को डिस्कस कर सकते हैं, वरना बिना बात के उनके कंडक्ट को डिस्कस नहीं किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर। ये रेस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट के ऊपर लगाए गए हैं। और नेक्स्ट है आर्टिकल 122। यहाँ पर कोर्ट के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो भी प्रोसीडिंग्स है उनको लेके कोर्ट इंक्वायर नहीं कर सकता है। तो इस तरह से हमें प्रोविजंस देखने को मिलते हैं पार्लियामेंट को लेके। अब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि पार्लियामेंट को लेके किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले है हमारे पास आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 की अगर बात करेंगे तो इट डील्स विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट के तीन कंपोनेंट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं: प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड हाउस ऑफ द पीपल। आर्टिकल 80 जो है इट स्पेसिफिकली डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जिसको राज्यसभा भी कहा जाता है आम भाषा में। तो यहाँ पर 250 यानी कि 250 जो है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ बताई गई है, जिसमें से 238 इलेक्टेड मेंबर्स हैं और 12 जो है नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 81। इट डील्स विद द कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल। तो यहाँ पर जो लोकसभा है उसकी कंपोजिशन हमें बताई गई है। 550 जो है मैक्सिमम स्ट्रेंथ है यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारे पास रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो हर सेंसस के बाद जो सीट्स है उनका रीएडजस्टमेंट होगा, लेकिन जो 87th अमेंडमेंट एक्ट है उसके अंदर 2006 तक 2026 तक एक बैन लगाया गया है सीट्स को बढ़ाने को लेके लोकसभा और राज्यसभा की। नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो जो ड्यूरेशन वगैरह है, तो काउंसिल ऑफ स्टेट जो है परमानेंट हाउस है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। वहीं हाउस ऑफ द पीपल जो है उसकी नॉर्मल ड्यूरेशन 5 साल बताई गई है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट। तो जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनके क्वालिफिकेशंस यहाँ पर बताए गए हैं कि वो सिटीजन होने चाहिए, उनको ओथ लेना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन द्वारा प्रिस्क्राइब कोई ऑफिसर के सामने। इसके अलावा अगर लोकसभा के मेंबर हैं तो एज 25 से ऊपर होनी चाहिए, और अगर राज्यसभा के मेंबर हैं तो एज 30 से ऊपर होनी चाहिए, यानी कि अबव 30 ईयर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन। तो ये सारे डिसीजन जो हैं यहाँ पर प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। प्रेसिडेंट जब चाहे जिस जगह चाहे सेशन बुला सकते हैं, प्रोरोगो कर सकते हैं और डिसॉल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट को। तो ये चीजें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन बस एक ही कंडीशन यहाँ पर दी गई है कि दो सेशंस के बीच में 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास राइट्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड सेंड मैसेजेस टू दी हाउस। तो आर्टिकल 86 87 के अंदर प्रेसिडेंट को लेके कुछ राइट्स दिए गए हैं पार्लियामेंट को लेके। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 हमें बताता है कि मिनिस्टर्स और अटॉर्नी जनरल की क्या राइट्स हैं पार्लियामेंट के हाउसेस को लेके, कि वो किसी भी हाउस की जो प्रोसीडिंग्स हैं उसको यहाँ पर अटेंड कर सकते हैं बिना वोटिंग राइट्स के। वोटिंग वो वहीं दे पाएंगे जिसके वो मेंबर। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 89 से लेके
98 तक हमें ऑफिसर्स के बारे में पता चलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में पता चलता है, ऑफिसर्स ऑफ बोथ दी हाउसेस, चेयरमैन, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, ये सारे प्रोविजंस हमें इन आर्टिकल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। वहीं आर्टिकल 99 की बात करेंगे तो इट डील्स विद ओथ और अफर्मेशन बाय द मेंबर्स कि किस तरह से उनको ओथ लेनी पड़ती है, तो जिसका फॉर्मेट जो है हमें शेड्यूल 3 के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 100, वोटिंग वगैरह के बारे में बताता है, वोटिंग कैसे होती है पार्लियामेंट के अंदर, कोरम क्या होता है। इसी तरह आर्टिकल 101 जो है डील्स विद वैकेशन ऑफ सीट्स, की सीट्स के वैकेशन को लेके प्रोविजन ये बताता है कि कैसे वैकेंट हो सकती है पार्लियामेंट की सीट्स। नेक्स्ट है हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको डिस्क्वालीफाई कौन सी कंडीशंस के बेसिस पर किया जा सकता है, तो अलग अलग कंडीशंस हमने यहाँ पर डिस्कस की हैं। नेक्स्ट है हमारे पास आर्टिकल 103, इट डील्स विद द डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, कि इसको लेके जो फाइनल डिसीजन है वो किसका रहने वाला है। तो यहाँ पर फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट को दिया गया है कंसिडरिंग द ओपिनियन ऑफ इलेक्शन कमीशन। आर्टिकल 104 के अंदर हमें बताया गया है कि अगर कोई मेंबर डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है या उसने ओथ नहीं लिया फिर भी वो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट करता है तो उसके ऊपर पेनल्टी वगैरह लगेगी। आर्टिकल 105 जो है इट डील्स विद द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड पार्लियामेंट्री कमिटीज। आर्टिकल 106 जो है वो सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में बताता है कि पार्लियामेंट डिसाइड करेगा सैलरी और अलाउंसेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन ऑफ पासिंग ऑफ बिल, बिल कैसे इंट्रोड्यूस होंगे, कैसे पास होंगे, ये प्रोविजंस आर्टिकल 107 के अंदर हमें देखने को मिलता है। आर्टिकल 108 के अंदर वी आर गिवन द इंफॉर्मेशन अबाउट द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट। आर्टिकल 109 के अंदर हमें मनी बिल को लेके प्रोविजंस देखने को मिलते हैं, मनी बिल कैसे पास होगा पार्लियामेंट के अंदर। आर्टिकल 110 डेफिनेशन के बारे में बताता है ऑफ द मनी बिल, मनी बिल क्या होता है। आर्टिकल 111 असेंट ऑफ बिल्स के बारे में बताता है कि बिना प्रेसिडेंट के असेंट के कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता है, प्रेसिडेंट के पास क्या क्या चॉइसेस हैं बिल्स को लेके। नेक्स्ट है हमारे पास एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आर्टिकल 112 जो है स्पेसिफिकली डील्स विद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको बजट भी कहा जाता है, जहां एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट की इंफॉर्मेशन दी जाती है ऑफ द करेंट फाइनेंशियल ईयर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टिमेट्स, तो एस्टिमेट्स को लेके यहाँ पर प्रोसीजर बताया गया है कि एस्टिमेट बिल कैसे पास होगा पार्लियामेंट के अंदर। आर्टिकल 114 एप्रोप्रिएशन बिल के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एप्रोप्रिएशन बिल कैसे पास होगा अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा चाहिए तो। आर्टिकल 115 डील्स विद सप्लीमेंट्री एडिशनल एंड एक्सेस ग्रांट्स। आर्टिकल 116 डील्स विद वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट। आर्टिकल 117 स्पेशल प्रोविजंस टू फाइनेंशियल बिल, फाइनेंशियल बिल को लेके स्पेशल प्रोविजंस आर्टिकल 117 के अंदर दिए गए हैं। तो मनी बिल भी एक तरह का फाइनेंशियल बिल है, बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशंस के उसको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता है, ये सारे प्रोविजंस हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। रूल्स ऑफ प्रोसीजर, रूल्स वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन हमें 118 से देखने को मिलती है। आर्टिकल 119 डील्स विद रेगुलेशंस बाय law of procedure in parliament in relation to financial business. Article 120 deals with language to be used in parliament. Article 121 deals with restrictions on discussion in parliament. Article 122 deals with court not to inquire in proceedings of the parliament. यहाँ जो कोर्ट्स है उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं कि वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में इंटरवीन नहीं कर सकते हैं। और आर्टिकल 123 डील्स विद पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमोलगेट ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रिसेस ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट छुट्टी पर है तो जो यहाँ पर प्रेसिडेंट है वो एक ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जो कि एक तरह का टेम्पररी लॉ होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट the constitutional provisions of the parliament. Now we will discuss about the devices introduced in the parliament proceedings. तो कौन कौन से डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में उनको एक बार देख लेते हैं। पहला है हमारे पास क्वेश्चन आर। क्वेश्चन आर की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो रूल्स ऑफ बिजनेस है वहां पर हमें क्वेश्चन आर का जिक्र देखने को मिलता है। हर सिटिंग से पहले जो पहला घंटा होता है उसको क्वेश्चन आर कहा जाता है, उसमें सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस यहाँ पर 3 तरह के होते हैं। पहला स्टार्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन के ऊपर ऐसे स्टार बना होता है। इस क्वेश्चन का जवाब जो है मिनिस्टर को ओरली देना पड़ता है, यानी कि सप्लीमेंट्री क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। दूसरा है अनस्टार्ट क्वेश्चन, तो अनस्टार्ट क्वेश्चन का जो जवाब है वो रिटन फॉर्मेट में दिया जाता है, तो यहाँ पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, तो कुछ क्वेश्चन पूछने से पहले, जनरली ये भी ओरल क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन पूछने से पहले 15 दिन का नोटिस दिया जाता है मिनिस्टर को।
नेक्स्ट है हमारे पास 0R। तो 0R की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्वेश्चन आर और एजेंडा सेट जब तक होता है किसी सिटिंग का, उसके बीच का जो टाइम है उसको 0R कहा जाता है। ये जो 0R है किसी रूल्स में मेंशन नहीं है, ये कन्वेंशन के ऊपर ऐसे ही बेस्ड है और ये इंडियन इन्वेंशन है यहाँ पर। तो 0R बेसिकली क्वेश्चन आर और एजेंडा जब तक फिक्स नहीं होता है पार्लियामेंट का उस दिन का, उसके बीच का टाइम जो है उसको 0R कहते हैं। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलती है, कोई अगर अर्जेंट मैटर है तो 0R में उठाया जा सकता है। नेक्स्ट है कॉलिंग अटेंशन मोशन। तो कॉलिंग अटेंशन मोशन भी एक तरह का पार्लियामेंट्री डिवाइस है जिसका एग्जिस्टेंस हमें 1954 में देखने को मिलता है। अगर किसी मेंबर को ऐसा लग रहा है कि जो सरकार है, जो मिनिस्टर्स हैं, उनका ध्यान खींचने की जरूरत है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम की तरफ, तो इस केस में कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है एडजमेंट मोशन। एडजमेंट मोशन की अगर बात करेंगे तो अगर मेंबर्स को ऐसा लग रहा है कि सरकार का ध्यान जो है किसी पब्लिक इशू के ऊपर खींचने की ज़रूरत है, तो वो एडजमेंट मोशन यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और एडजमेंट मोशन अगर पास हो गया तो जो भी प्रोसीडिंग चल रही होगी, जो भी किसी भी अगर बिल के ऊपर डिस्कशन वगैरह चल रहा होगा, वो वहीं के वहीं बंद हो जाएगा और जिस मैटर की तरफ ध्यान खींचना चाहते हैं ये लोग, उस मैटर को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। एडजमेंट मोशन को लेके कुछ कंडीशंस हैं कि एडजमेंट मोशन एडमिट करने के लिए कम से कम 50 मेंबर का सब्सक्रिप्शन चाहिए। 50 मेंबर साइन करेंगे तभी उसको एडमिट किया जाएगा। और इसके अलावा ये जो एडजमेंट मोशन है सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन की अगर बात करेंगे तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक तरह से आर्टिकल 75 क्लॉज 3 का मैनिफेस्टेशन है जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात कहता है। अगर पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो उनका ट्रस्ट खो चुकी है, तो उस केस में पार्लियामेंट नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इंट्रोड्यूस कर सकता है। और इसको लेके भी कुछ कंडीशंस हैं कि ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है और इसके एडमिशन के लिए भी 50 मेंबर का सब्सक्रिप्शन जरूरी है, तभी उसको एडमिट किया जाएगा। उसके बाद वोटिंग होगी। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो सरकार को रिजाइन करना पड़ता है। ये चीज हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर की बात करेंगे तो एक तरह से पार्लियामेंट्री डिवाइस है। अगर किसी मेंबर को ऐसा लगता है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रॉपरली फॉलो नहीं हो रहे हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो इस केस में वो अपनी सीट से उठेगा और पॉइंट ऑफ ऑर्डर वहां पर इशू करेगा। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो सारा का सारा काम वहीं रोक देंगे, उससे पूछेंगे कि भाई बताइए क्यों आपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर इशू किया है, क्या चीज़ ठीक से नहीं हो रही है। और उसके बाद उसको सुनने के बाद अगर उनको ऐसा लगता है कि सच में कुछ गड़बड़ है तो फिर वो उस चीज़ को वो ठीक करेंगे। तो इस तरह से हमें पॉइंट और ऑर्डर देखने को मिलता है। जैसे आपकी क्लासेस में कुछ लोग होते होंगे या होने चाहिए, अगर नहीं है तो, कि जब वो देखते हैं कि टीचर जो एजेंडा है उससे भटक रहा है या टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं, उस तरह की बातें कर रहे हैं जो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, तो उस केस में पॉइंट ऑफ ऑर्डर इशू किया जा सकता है वहां पे टीचर को एजेंडा पर लाने के लिए। तो इसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर भी ये प्रोसीडिंग हमें देखने को मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ यूनिट नंबर 12 पार्लियामेंट। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं इस यूनिट को लेके तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन हमने आपसे पूछे हैं लेक्चर के दौरान, उनके जवाब जो हैं वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन करेंगे। आपके फ्रेंड्स जो प्रिपरेशन कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की या बाकी एग्जाम्स की, तो उनके साथ आप इस लेक्चर को, इस चैनल को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।